हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे EEE सब्जेक्ट के अंदर इस वीडियो में यूनिट नंबर 5 जो है हमारा लास्ट यूनिट, उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक देख लिए हैं। लाइक जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, डायोड है, डायक, देन ट्रायक है, ओके, SCR है। बाद में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था PLC के बारे में। ओके, तो PLC के एडवांटेजेस क्या है वो हमने देखा, और PLC वर्क कैसे करता है वो देखा। देन PCB के बारे में देखा, PCB के एडवांटेज देखे। अब जो ये लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट नंबर 5 में, वो है माइक्रो कंट्रोलर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, राइट। सो वो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। देखो, अभी दो वर्ड हमारे पास है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो है, वो जो कंप्यूटर ब्रांच में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको ये सब्जेक्ट आता है, डिटेल में वो लोग पढ़ते हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, G2 एग्जाम में, राइट। सो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है, उसमें से ही हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस। मैं आपको बताता जाऊँगा। सो ये माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बहुत बार एग्जाम में आया है टॉपिक, ये 4 मार्क्स के लिए मोस्टली आता है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो क्या है, તાજેતરના વર્ષોમાં સિંગલ ચિપ કોમ્પ્યુટર શબ્દ વધુ ને વધુ પ્રખ્યાત થઈ રહ્યો છે। પરંપરાગત કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ CPU, RAM, ROM, કાઉન્ટર, ટાઈમર, ઇન્ટરપ્ટ કંટ્રોલર, પેરેલલ IO પોર્ટ્સ, सीरियल IO पोर्ट्स वगैरह समावेश થાય છે। मीन्स ये किसके लिए बात की, परंपरागत कंप्यूटर सिस्टम मीन्स जो हम हमारा जो घर पे पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, डेस्कटॉप, उसके बारे में। उसका जो मेन पार्ट कौन सा होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके साथ में बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, ओके, वो एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है। देखो, ये बहुत सारे पार्ट्स को लिखा है, रैम होता है, रोम, काउंटर, टाइमर, IO पोर्ट्स, ओके, सीरियल भी आता है सीरीज़ में, या पैरेलल, इंटरप्ट कंट्रोल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उसमें आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, माइक्रो कंट्रोलर एक એવી ચિપ છે જેમાં આ બધાનો સમાવેશ એક જ ચિપમાં થઈ જાય છે, અને આથી જ તેને સિંગલ ચિપ કોમ્પ્यूटर કહેવામાં આવે છે, राइट। सो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, ये जो सारा जो है ना, ये सारे जो यहाँ पे ये पार्ट्स जो बता गए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो सारे एक ऐसी छोटी सी एक IC आती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आती है, उसके अंदर ही आ जाता है। ओके, આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ ડેસ્કટોપ વગેરે, જે સિમ્પલ માઇક્રો પ્રોસેસર હોય છે, તો માઇક્રો પ્રોસેસરમાં ખાલી આ હોય છે, બરાબર। આ બીજું બધું જે છે આપણે બહારથી આપણે લગાવવાનું હોય છે। જ્યારે માઇક્રો કંટ્રોલરની અંદર બધું એક જ ની ચિપની અંદર આવી જાય, એનો મતલબ શું થયો, માઇક્રો કંટ્રોલર સાઇઝ કેવી થઈ જશે એની, નાની। બીજું કે રિયાબિલિટી, ભરોસાપાત્ર થઈ જશે, બરાબર છે। કોસ્ટ પણ કેવો થઈ જશે, ઓછો થઈ જશે। તો આ બધા કોના એડવાન્ટેજ થઈ ગયા, માઇક્રો કંટ્રોલરના। તો એટલે એને શું કહેવાય છે, સિંગલ ચિપ કોમ્પ્યુટર। એક જ ચિપની અંદર બધી જ વસ્તુ જે જોઈએ છે એ બધી અંદર આવી જશે। ઓકે, માઇક્રો કંટ્રોલરમાં માઇક્રો પ્રોસેસરમાં સમાવેશ સગવડતાઓ ઉપરાંત રેમ, રોમ, IO પાર્ટ્સ, ટાઈમર, કાઉન્ટર સુવિધા વગેરેનો સમાવેશ થતો હોય ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો માટે ખૂબ જ આકર્ષક છે। ओके, तो जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके लिए ये जो माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में जो भी फैसिलिटी मिलती है वो सारी इसमें मिलेगी, लेकिन वो एक ही चिप के अंदर छोटी सी साइज में वो आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट देखो, माइक्रो कंट्रोलरનો ઉપયોગ ઘણા ડિવાઇસો તેમજ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોમાં થાય છે। દાખલા તરીકે હું તમને એક દાખલો આપું છું। આપણી ઘરે જે હોય છે ને, માઇક્રોવેવ ઓવન હોય છે, ત્યાર પછી વોશિંગ મશીન હોય છે, બરાબર, એની અંદર પણ માઇક્રો કંટ્રોલરનો યુઝ થયો હોય છે। ઓકે, તો જુઓ, વોશિંગ મશીનમાં વપરાતા ટાઈમર વિશે આપણે સૌ જાણીએ છીએ। વપરાશકાર ટાઈમરને સેટ કરી શકે છે। આપણે પહેલાં ટાઈમર સેટ કરીએ છીએ, અને ત્યાર પછી જે પ્રમાણે સેટ કરેલો હોય છે ટાઈમ, તે પ્રમાણે વોશિંગ મશીન ઓટોમેટિકલી તેનું કાર્ય કરતું રહે છે, બરાબર। એને
એ શાના દ્વારા પોસિબલ છે? આપણા માઇક્રો કંટ્રોલર દ્વારા. ઓકે, મશીનમાં રહેલ માઇક્રો કંટ્રોલર રોમમાં સંગ્રહેલ પ્રોગ્રામની મદદથી RW મતલબ રીડ રાઇટ મેમરીમાં રહેલ ટાઈમરની કિંમત પ્રમાણે હાર્ડવેર ભાગોને જરૂરી કાર્ય કરવા માટે નિર્દેશ કરે છે. બરાબર, મશીનની અંદર આટલું ફરવાનું, બરાબર, ત્યાર પછી થોડું એ પાણી લે છે, ત્યાર પછી થોડું આપણું જે વોશિંગ માટે જે પણ લિક્વિડ યા પાવડર યુઝ કરતા તે લે છે, પાણીને ગરમ બી મતલબ આવે ને થોડું હોટ વોટર પણ યુઝ કરે છે. તો આ બધું એ જાતે કરે છે. એ કેવી રીતે કરે છે કે એ માઇક્રો કંટ્રોલરની અંદર જે રોમ હોય છે, રીડ ઓનલી મેમરી, એની અંદર પહેલેથી પ્રોગ્રામ બનાવેલો હોય છે. એમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન વાઇઝ એનો પ્રોગ્રામ લખેલો હોય છે, તે જ પ્રમાણે એનું કામ કરે છે. બરાબર છે. અને રીડ રાઇટ મેમરીમાં ટાઈમર હોય, એની અંદર કિંમત લખી હોય છે. તે પ્રમાણે એ જે હાર્ડવેર ભાગોને એક ઓર્ડર ટાઈપનો આપે, નિર્દેશ કરે છે એને, બરાબર ને, તે પ્રમાણે એ કામ કરે છે. સો માઇક્રો કંટ્રોલરની અંદર મોટાભાગનું જરૂરી હાર્ડવેર જે છે આવી જતું હોય. બહારના હાર્ડવેર ભાગોની જરૂરિયાત ખૂબ જ સીમિત હોય છે અને સિસ્ટમ ખૂબ જ ઓછી જગ્યા રોકે છે. જે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવી ને વાત, કે उसके अंदर जो एक्सटर्नल हार्डवेयर जो है ज़रूरी है वो सारे जो है वो अंदर ही आ जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही आ जाते हैं. सो बाहर से जो कनेक्ट करने की जो है नेसेसिटी वो बहुत कम होती है. उसकी वजह से वो कम स्पेस यूज़ करता है, राइट. સો આથી આવી સિસ્ટમો ખૂબ જ ઝડપી તેમજ વિશ્વસનીય હોય છે અને ખૂબ જ ઓછી મરામત માંગે છે. मीन्स 3 पॉइंट है कि ऐसी जो सिस्टम है वो स्पीडी होती है, रिलायबल होती है एंड कम मेंटेनेंस होता है, राइट. तो यहाँ पे ये स्पेस की बात कर सकते हैं. एक स्पेस, देन कॉस्ट, रिलायबिलिटी, स्पीड, ओके, एंड मेंटेनेंस. तो ये सारे क्या हो गए माइक्रो कंट्रोलर के एडवांटेज. तो आप डिफरन्स भी पूछा जाए, मतलब બંનેનો તફાવત પૂછાય, માઇક્રો પ્રોસેસર અને કંટ્રોલર, માઇક્રો કંટ્રોલર. તો માઇક્રો કંટ્રોલરમાં આપણે લખવાના, એની અગેન્સ્ટમાં ત્યાં લખવાનું. બરાબર છે. ચાલો, હવે માઇક્રો કંટ્રોલરમાં કેવી રીતે કામ થાય છે તે અંદર બતાવ્યું છે પ્રોસેસર સાથે. તો જુઓ, જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન હોય છે ને તેના માટે ત્યાં કેવું હોય છે कि घनी बदी जे जत्थाओं है कि बहुत सारी जो ऐसी क्वांटिटी है वो मेज़र करनी पड़ती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, राइट. कौन कौन से है? तापमान मीन्स टेम्परेचर, देन प्रवाह, दबाण वगैरह ने नियंत्रित करवानी जरूर पड़े છે क्या औद्योगिक एप्लिकेशनोनी अंदर. ओके, सो ये जो बधा जत्थाओं है એને નિયંત્રિત કરતી સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવા અગાઉ, આવા જથ્થાઓને નિયંત્રિત કરતી સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવા અગાઉ 8085 જેવા માઇક્રો પ્રોસેસરનો ઉપયોગ થતો. એટલે પહેલાંના ટાઈમે શું થતું હતું, ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ આજે બધું કંટ્રોલ કરવું છે આપણે, બરાબર. તાપમાન આટલું રાખવાનું હોય છે, પ્રેશર આટલું હોવું જોઈએ, એ બધું કંટ્રોલ કરવું પડે. ત્યાં તો વધારે વધી જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ થાય અને ખૂબ જ ઓછું થઈ જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે, બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે એમાં શું યુઝ થતું હતું? માઇક્રો પ્રોસેસર. ઓકે, પહેલાંના ટાઈમે. હવે શું થાય છે? માઇક્રો કંટ્રોલર. તો જો કેમ આવી સિસ્ટમ બનાવવા માટે ઘણા બધા બાહ્ય હાર્ડવેરની જરૂર પડે છે, કેમ કે માઇક્રો પ્રોસેસરમાં રેમ, રોમ કે पेरिफेरल आईओ फंक्शन आंतरिक स्वरूप होता नहीं. ओके, सो जब हम ये सारे जो क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो हमें एक्सटर्नली हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर तो आता नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन बन जाता है? माइक्रो कंट्रोलर. क्यों? क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ही होती है. ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर आवा उपयोग माटे खूब ज योग्य है, कारण के जरूरी बधुं ज हार्डवेर तेनी अंदर एक ज चीपमां आवी जाय छे. ते आपणे स्टार्टिंगमां जोयुं ए ज छे, बराबर. हवे बीजुं इम्पोर्टન્ટ छे, जोजो, बीट तेमज बाइट बंने स्तरे कार्यों करी शकवानी शक्ति ज माइक्रो कंट्रोलरनो मुख्य फायदो छे. मतलब बीट तेमज बाइट. बीट एटले आपणे डिजिटली बात करिए 1-0 ની અંદર, તો આ 1 લેવ, 0 લેવ કે 1 લેવ, આને શું કહેવાય? એક સિંગલ હોય તેને શું કહેવાય? બીટ કહેવાય. અને બાઇટ મતલબ એનું ગ્રુપ, બીટ જે હોય તેનો સમૂહ.
ને બાઇટ કહીએ આપણે, બરાબર. 10101111, આ એક શું થઈ ગઈ, બાઇટ થઈ ગઈ. 8 બીટની એક બાઇટ બની જાય છે, બરાબર. સમજ પડી. 2 બાઇટ યુઝ કરી દેવું તો પછી એનો પર વર્ડ બની જતો હોય છે, બરાબર છે. તો આપણે બોલીએ ને MB GB, તો એ જ છે બધી વસ્તુ. તો આ જે એક છે માઇક્રો કંટ્રોલર, એનો મુખ્ય ફાયદો શું છે કે બીટ લેવલ, એટલે કે સિંગલ બીટ હોય, 100નું 1 કરું, 1નું 0 કરું, અથવા તો એક બાઇટ લેવલ પર પણ એ કામ કરી શકે છે, જ્યારે માઇક્રો પ્રોસેસરની અંદર બીટ લેવલ પર નથી થતું. સમજ પડી. તો એક એનો એડવાન્ટેજ છે. સો કોઈ ખાસ રજિસ્ટરની નક્કી કરેલ બીટ પર ઓપરેશન કરવા માટે માઇક્રો કંટ્રોલરમાં બીટ પર કાર્ય કરતી ઘણી સૂચનાઓ આવેલી હોય છે. સો 8 બીટ માઇક્રો કંટ્રોલર મોટાભાગની એપ્લિકેશનો માટે યોગ્ય છે, બરાબર. અને તેનો ઘરગથ્થુ ઉપકરણો જેવા કે વોશિંગ મશીન, માइक्रोवेव ओवन, VCR वगैरह में उपयोग થતો હોય છે. अब देखो हम बात करेंगे अभी जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर जो मेन जो चीज़ें हैं, मेन जो पार्ट है वो कौन से है. तो यहाँ पे लिखा है माइक्रो कंट्रोलरનો ઉપયોગ ખાસ કાર્યો કરતી સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવા માટે થાય છે. આ ખાસ કાર્યો કરવા માટે માઇક્રો કંટ્રોલર CPU તેમજ મેમરી અને IO ફંક્શન એક જ ચિપમાં ધરાવે છે. એ આપણે જે જોઈ ગયા એ જ વારંવાર લખ્યું છે. सामान्य रीते माइक्रो कंट्रोलर में नीचेना भागों समावेश थाय छे. तो ये भी 2 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, राइट. कि लिस्ट दी पार्ट्स विच आर यूज इन अ माइक्रो कंट्रोलर. कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं. तो ALU मीन्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर. रजिस्टर मतलब वो अवरोधक वाला नहीं, ये जो रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है ये. प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, देन इंटरनल रैम एंड रोम, आंतरिक रैम एंड रोम, सीरियल एंड पैरेलल IO पोर्ट्स, इंटरप्ट एंड क्लॉक सर्किट, टाइमर एंड काउंटर सर्किट. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसका सभी का कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई एक काम होता है. तो वो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं. ओके, वो आप कंप्यूटर ब्रांच में हो तो आपको डिटेल में ये सभी का आता है. और जो अभी जो मॉडर्न जो है माइक्रो कंट्रोलर अभी के, उसके अंदर वॉचडॉग टाइमर भी आता है और ADC भी आता है. ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे आता है, राइट. और यहाँ पे और एक जो एंड में लिखा है वो है, देखो, माइक्रो कंट्रोलर बहुहेतुक છે, मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है. बहुहेतुक केम के डेटा वाँचे છે, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है. और वो क्या ज़्यादा काम कर सकता है, मल्टीपल जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि वो डेटा को रीड कर सकता है. ओके, उसको जो कैलकुलेट कर सकता है, और उसके जो अंदर में उसके साथ कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है, ओके, मशीन है, उसको वो कंट्रोल भी कर सकता है. सो माइक्रो कंट्रोलरનું પ્રાથમિક કાર્ય તેની રોમ મેમરીમાં સંગ્રહેલ નિર્ધારિત પ્રોગ્રામ દ્વારા ઉપકરણનું કાર્ય નિયંત્રણ કરવાનું છે, બરાબર. सो माइक्रो कंट्रोलर का जो मेन जो काम है वो कौन सा है कि उसके अंदर रोम के अंदर जो प्रोग्रामिंग सेव की हुई है, स्टोर की हुई है, उसी हिसाब से उसके साथ कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है, मशीन है, उसको कंट्रोल करना, वो मेन काम है. ओके, सो अब हम बात करेंगे आगे. माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे लिखा है माइक्रो प्रोसेसर बहुहेतुक डिवाइस है કે જે તેની એક કરતાં વધારે બાઇટ્સની ઇન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા મોટા કદની મેમરી અને IOને નિયંત્રિત કરે છે. ઓકે, સો આની અંદર છે ને માઇક્રો પ્રોસેસરમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન આવે, એ ઇન્સ્ટ્રક્શન લખીને એક પ્રોગ્રામ બને છે, ઘણી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શનો યુઝ કરીને, રાઈટ. મોટાભાગે માઇક્રો પ્રોસેસર કોડ અને ડેટાની બાહ્ય મેમરી સાથે આપલે કરે છે. માઇક્રો પ્રોસેસરની અંદર નાની સંખ્યામાં આવેલ રજિસ્ટરો કાર્યમાં ભાગ લે છે અને नाना संग्राहक गरज सारे है. ओके, सो उसके अंदर जो रजिस्टर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो ये जो प्रोसेस होती है, डेटा जो है और जो कोड है, वो एक्सटर्नल मेमोरी के साथ जो वो इंटरचेंज करते हैं ना, मतलब एक्सचेंज करते हैं डेटा को,
तो उसके लिए कौन यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, उसके अंदर जो छोटे छोटे रजिस्टर आते हैं वो एक मेमोरी के तरह वो काम करते हैं। તો માઇક્રો પ્રોસેસરની પિનો તેને બાહ્ય મેમરી અને આઈઓ ડિવાઇસ સાથે જોડે છે અને દરેક પિન એક ખાસ કાર્ય કરે છે। ओके, माइक्रो प्रोसेसर की पिन आती है, आईसी आप देखोगे इसमें ऐसे पिन आती है, राइट। तो हर एक पिन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट रहता है। डेटाનું કદ બાइट वर्ड के एथी વધારે હોઈ શકે છે। सो जो उसके अंदर डेटा होता है उसका जो है साइज़ वो बाइट वर्ड और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। तो माइक्रो कंट्रोलर 1 અને 2 બાઇટની મર્યાદિત ઇન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા કોડ અને ડેટાની આપલે आंतरिक मेमोरी અને एएलयू वच्चे करे छे। ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, 1 या 2 बाइट की लिमिटेड इंस्ट्रक्शन होती है, उसके यूज़ करके ही वो डेटा के जो है वो डेटा को करता है ना एक्सचेंज, मतलब वो एक अंदर की इंटरनल जो मेमोरी है और एएलयू के साथ करता है। यहाँ पे एक्सटर्नली होता है, राइट, और उसमें डेटा की साइज़ भी ज़्यादा होती है, इंस्ट्रक्शन भी इसमें ज़्यादा होती है बाइट लेवल। माइक्रो कंट्रोलरनी पिनो प्रोग्रामेबल होय छे, आथी तेनो उपयोग जरूरियात प्रमाणे विविध कार्यों करवा थई सके छे, राइट। एक डिफरेंस भी हो गया और एक एडवांटेज भी हो गया माइक्रो कंट्रोलर का। उसकी जो पिन है वो प्रोग्रामेबल होती है, तो उसको हम अपने हिसाब से, अपने ज़रूरियात के हिसाब से उसका हम यूज़ कर सकते हैं। बीट लेवल पर कार्य करवानी क्षमता आ माइक्रो प्रोसेसर बीट लेवल पर ना करशे, बाइट लेवल पर करशे, राइट। सो बीट लेवल पर कार्य करवानी क्षमता माइक्रो कंट्रोलर की अनन्य विशिष्टता है, एक यूनिक फीचर है इसका माइक्रो कंट्रोलर का। आंतरिक रजिस्टरों ने बीट के बाइट अथवा तो बन्ने स्तरे उपयोग कर सकाय छे। ओके, सो अंदर के जो इंटरनल रजिस्टर होते हैं ना उसको बीट लेवल पे या बाइट लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं। तेना इंस्ट्रक्शन सेट में बीट पर कार्य करवानी घणी इंस्ट्रक्शन होय छे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो अभी तक देखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं फिर से नहीं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो एडवांटेज है किसका, माइक्रो कंट्रोलर का, हम माइक्रो कंट्रोल के बारे में देख रहे हैं ना। सो माइक्रो कंट्रोल के जो एडवांटेजेस है किसके कंपेयर में माइक्रो प्रोसेसर के, वो यहाँ पे दिया है, वो देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, राइट। सो वही हम डिफरेंस में भी देखेंगे एना तफावत में। एक तो एडवांटेज ये हो गया कि जो एक्सटर्नली बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए, रैम, रोम, टाइमर, काउंटर, वो सारे एक ही चिप में आ जाते हैं, तो एक हो गया एडवांटेज। उसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम होती है, दूसरा हो गया रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, तीसरा उसकी साइज़ कम होती है, चौथा ओके, और उसका मेंटेनेंस कम लगता है, वो पांचवा। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस, बस वही लिखा है सब कुछ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे और एक है डिजाइन में समय ओछो जतो होवाथी सिस्टम लाइफ साइकल नानी होय छे, यानी डिजाइन करवामां खूब ज ओछो समय जोईए छे, एटले सिस्टमनी जे लाइफ साइकल जे छे ए नानी होय छे, बराबर छे ने। सॉफ्टवेयर आंतरिक रोम में, मतलब कि इंटरनल रोम के अंदर जो है सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, मतलब जो भी प्रोग्राम वगैरह, तो वो एक्चुअली सिक्योर होता है हमारे लिए, राइट। कोईपण वस्तु संग्रह करेली है अंदर ज होय छे एटले सुरक्षित हशे। बाह्य रेम रोम तेमज बाह्य आईओ फंक्शन जोड़ी शकवानी संभावनाने कारणे मोटी अने गूंचवड़ा भरी सिस्टमनी जरूरियात पण पूरी पाड़ी शकाय छे। ओके, सो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड जो बड़ी सिस्टम बनानी है तो वो भी हम बना सकते हैं, एक एडवांटेज हो गया, राइट। सो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताया। ये जो एक बेसिक डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिया है, एक माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का जो डिफरेंस क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये जो है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये रैम, रोम, ये सीरियल इंटरफेस, आईओ पोर्ट्स, टाइमर, ये जो सारे हैं ना एक एक्सटर्नली होते हैं, उसके साथ ये माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर में, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही चिप के अंदर आ जाती है। देखो एक तो डिफरेंस हो गया, हम लिख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, हार्ट होता है, और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक पूरी एम्बेडेड सिस्टम आती है, उसका एक हार्ट होता है, राइट। इट इज़ जस्ट प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसर ही है। मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स हैव टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली, जो मैंने बोला वही है,
वो एक प्रोसेसर है, उसके साथ जो भी मेमोरी आईओ कंपोनेंट उसको हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या देखो, माइक्रो कंट्रोलर हैज़ अ एक्सटर्नल प्रोसेसर अलोंग विथ इंटरनल मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे जो है सिंस मेमोरी एंड आईओ हैज़ टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली, यहाँ पे एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है तो सर्किट जो वो बड़ी बन जाती है, यहाँ पे ये छोटी रहेगी माइक्रो कंट्रोलर में। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट बी यूज इन कॉम्पेक्ट સિસ્ટમ એન્ડ હેન્સ ઇનએફિશિયન્ટ, મતલબ આપણે એકદમ નાની સિસ્ટમ માટે આપણે એને યુઝ નથી કરી શકતા, જ્યારે આને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ માઇક્રો કંટ્રોલરને. ઓકે, કોસ્ટ જે છે, કિંમત બરાબર છે, એ આની વધારે હોય છે, આની ઓછી હોય છે માઇક્રો કંટ્રોલરને. એક એડવાન્ટેજ પરથી આપણાથી લખવું હોય તો લખાશે. ઓકે, so due to external component the entire power consumption is high, hence it is not suitable to use with the device running on the stored power like batteries. So जो बैटरी के ऊपर जो चलता है उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करना इतना है नहीं, राइट, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट को एक्सटर्नली करना पड़ता है, तो उसको जो पावर कंज्यूमन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में ज़्यादा हो जाएगा. और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके अंदर पावर कंज्यूमन जो है वो थोड़ा कम होगा. ओके, और जो बैटरी पे चलता कोई डिवाइस है उसके अंदर यूज़ करना भी यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि कम पावर चाहिए इसीलिए. ओके, ज़्यादा पावर चाहिए तो हम बैटरी पे ज़्यादा टाइम तक नहीं चला सकते. सो most of the microprocessor do not have a power saving feature. મોટે ભાગના માઇક્રો પ્રોसेसરમાં पावर सेविंग कोई फीचर खासियत होती नहीं. ओके, इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर हैव अ पावर सेविंग मोड like ideal mode and power saving mode. This help to reduce the power consumption even further. તો પાવર કન્ઝમ્પશન એક તો ઓછો જ હોય છે અને પાવર સેવિંગ મોડ હોય છે ઉપરથી, એટલે આપણે ઘણો ઓછો કરવો હોય તો આપણે કરી શકીએ કન્ઝમ્પશન. ઓકે, બીજું એક સિમ્પલી વસ્તુ છે કે માઇક્રો પ્રોસેસર જે છે એ બીટ લેવલ પર કામ નથી કરી શકતું, જ્યારે માઇક્રો કંટ્રોલર બીટ લેવલ પર કામ કરી શકે છે. એ જ એનું એક ખાસિયત છે. ઓકે, પછી આપણે મેઇન જોઈશું, બીજા તમે ના યાદ રાખો તો ચાલશે, આ થોડા ડિટેલમાં છે કે માઇક્રો પ્રોસેસર હેઝ a less number of register, hence more operation are memory based. Microcontroller have a more number of register, hence the programs are easier to write. ઓકે, રજિસ્ટર વધારે હશે અને એપ્લિકેશન લખવાની. મેઇનલી યુઝ ઇન અ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર. માઇક્રો પ્રોસેસર જે છે એ પર્સનલ કોમ્પ્યુટરની અંદર મોટા ભાગે યુઝ થાય છે, જે માઇક્રો કંટ્રોલર જે છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર અથવા તો માઇક્રો કંટ્રોલર બેઝ જે આપણે ઘરે ઇક્વિપમેન્ટ હોય છે એમાં પણ યુઝ થાય છે. દાખલા તરીકે વોશિંગ મશીન, MP3, તમે માઇક્રોવેવ ઓવન લઈ લો, રાઈટ. તો એક એપ્લિકેશન લખી દેવાની એટલે એક પણ એક આપણો તફાવત થઈ જશે, બરાબર. સો આ જો માઇક્રો કંટ્રોલર જે છે આ 3-4 માર્કમાં આવવાના ચાન્સીસ વધારે છે. આપણો લાસ્ટ ટોપિક, આના પછી 2-3 ટોપિક છે પણ એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, અત્યાર સુધી કોઈ વાર એક્ઝામમાં પૂછ્યા પણ નથી, તો એ તમારે કરવાના નથી. આ યુનિટ નંબર 5 આ ટોપિકથી આપણે આજે પૂરું કરીશું.